नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार वर्मा। मेरा चैनल यश कुमार। आज मैं सल्तनतकालीन इक्तादारी व्यवस्था और कर प्रणाली की चर्चा आपसे करूंगा। असल में ये इक्तादारी व्यवस्था भारत की तो है नहीं, ये अरब से आई है। अरब के खलीफा मुक्तादीर ने इसे प्रारंभ किया था। ठीक, इसे इक्ता या मुक्ता प्रणाली भी कहते हैं। इसका वर्णन जो है, इक्तादारी व्यवस्था का वर्णन निजामुल मुल्क तूसी की किताब इस सियासतनामा में दिया गया है। यानी इसका वर्णन निजामुल मुल्क तूसी की पुस्तक है सियासतनामा, इसमें इसका वर्णन किया गया है। ठीक, अच्छा, इसके जनक कौन है? इक्तादारी व्यवस्था के जनक खलीफा मुक्तादीर हैं। ये इक्तादारी। लेकिन भारत में जनक कौन है? ठीक, भारत में इक्तादारी व्यवस्था के जनक ये इल्तुतमिश है। इन्होंने इक्तादारी व्यवस्था भारत में प्रारंभ की। यही वैधानिक सुल्तान है पहले भारत में। सल्तनत काल के पहले वैधानिक सुल्तान इल्तुतमिश ही। अच्छा, इक्तादारी व्यवस्था असल में उस समय मूल्यवान धातुओं का अभाव था। मूल्यवान धातुएं ज़्यादा थी नहीं, सोना चांदी वगैरह कम थे, और थे भी तो इनको लोग निकालना नहीं चाहते थे। लेकिन सैनिकों को या जो कर्मचारी वर्ग था उसको वेतन तो देना ही था। तो वेतन देने के लिए एक व्यवस्था की गई, इक्तादारी व्यवस्था। ठीक, इक्तादारी व्यवस्था में भूमि का टुकड़ा किसी इक्तादार को दिया जाता था। यानी किसी जो उनका बड़ा अधिकारी कर्मचारी होता था राजा का, उसे वो एक भूमि का टुकड़ा दे देते थे। ठीक, उस भूमि के टुकड़े से वो अपना वेतन निकाले, अपने सैनिकों का निकाले, और 20% कुल उपज का 20% सेंट्रल में भी दे। ये व्यवस्था थी। अच्छा, यदि घाटा होता था, घाटे का बजट जब पहुंच जाता था उनका, तो सेंट्रल से मांग भी कर सकते थे कि सेंट्रल उनकी मदद कर दे। तो ऐसा होता भी था। अच्छा, भारत में इक्तादारी व्यवस्था के जनक इल्तुतमिश हैं। अच्छा, भारत में इक्तादारी व्यवस्था इल्तुतमिश इसलिए लाए क्योंकि इल्तुतमिश के पास समस्या भी थी, क्योंकि नए नए शासक बने थे। तो ऐसी स्थिति में उनको अपने एक प्रकार से कहले चाहने वाले भी चाहिए था। तो उन्होंने जितने भी चाहने वाले थे सबको इक्तादार बनाया। तुर्क सरदारों, बड़े बड़े सरदारों को इक्तादार बना दिया। और फिर जो है वो इक्तादार जब तक इल्तुतमिश ताकतवर रहे तब तक तो ठीक ठाक था। लेकिन जैसे ही कमज़ोर हुए, इक्तादारी व्यवस्था ढह गई। तो ढह कैसे गई? उन्होंने सुल्तानों को ढहा दिया। मतलब कहने का अर्थ ये है, इक्तादार जो है सुल्तानी बन गए। तो ये व्यवस्था बड़ी खतरनाक थी। तो इसीलिए इल्तुतमिश को इक्तादारी व्यवस्था का वैधानिक उत्तराधिकारी माना जाता है कि ये इनको वैधानिकता दिए थे। बलबन ने इक्तादारों पर नियंत्रण लगाने के लिए ख्वाजा का पद सृजित कर दिया था। ठीक, और ख्वाजा का पद सृजित करने के बाद इसने जो है इक्तादारों की ज़मीन की जांच कराना स्टार्ट किया कि इनको कितना धन मिलता है, क्या है, कैसे है। ठीक, ये कितना खर्च कर पाते हैं, इनका आवश्यकता ज़्यादा तो ना है। ये सारी व्यवस्थाएं बनाई। इक्तादारों की खटिया खड़ी बिस्तरा गोल कर दिया उसने। बलबन वैसे भी जितने तुर्क सरदार थे, जो दल चालीसा के सरदार थे, सबको मरवा दिया था। खुद चालीसा का सरदार था, लेकिन वो जानता था कि 40 सरदार हमारी इज्जत ना करेंगे, इसलिए उसने सबको मरवा दिया।
मतलब खतरनाक आदमी था वो। आदमी खतरनाक था बलवन। अच्छा, बलवन के जाने के बाद खिलजी वंश आया। बलवनी वंश खत्म हुआ, यानी गुलाम वंश खत्म हो गया, खिलजी आए। खिलजियों में जब गद्दी पर अलाउद्दीन खिलजी बैठे तो अलाउद्दीन खिलजी बहुत योग्य आदमी था। उसने जो है तुरंत एक नई व्यवस्था स्टार्ट कर दी, इक्तादारी व्यवस्था को समाप्त किया। केंद्र में केंद्रीय सेना रखी, सेना को नगद वेतन दे दिया और नगद वेतन देने के साथ साथ भूमि के टुकड़े पर उनकी निर्भरता खत्म कर दी, बाजार व्यवस्था में नियंत्रित कर दी। ये सब काम किए और उसने इक्तादारी व्यवस्था को बिल्कुल तरजीह नहीं दी। फिर उसके बाद भाई सत्ताएं परिवर्तित हुई, शासक बदले। अलाउद्दीन खिलजी के बाद गियासुद्दीन तुगलक आए, इन्होंने फिर से इस व्यवस्था को स्टार्ट कर दी, इक्तादारी व्यवस्था फिर से स्टार्ट। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो योग्य आदमी थे, उन्होंने अमीर वालिद का पद सृजित किया। इक्तादारी व्यवस्था के पैरेलल एक अमीर वालिद, इक्तादार के पैरेलल एक अमीर वालिद का पद सृजित किया, तो वो उसको भी वैल्यू वही दी गई और इक्तादारों को सैन्य व्यवस्था तक ही सीमित रखा, यानी आर्थिक व्यवस्था से संबंधित उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं डाला गया। ये व्यवस्था मोहम्मद बिन तुगलक की। मोहम्मद बिन तुगलक अपने ज़माने में योग्य आदमी था। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसने अवरोध और संतुलन के सिद्धांत को बहुत तरजीह दी थी। वो श्री राम जैसे हिंदू उसके प्रशासन में आए थे। धारा, साई, रतन, राय, ये सब जो है उसके प्रशासन में हिंदू आ गए थे क्योंकि उसने योग्यता को तरजीह दी थी। अवरोध और संतुलन के सिद्धांत को फॉलो किया था। अच्छा, इसके सिद्धांत को शेरशाह सूरी भी फॉलो करते थे, अवरोध और संतुलन के सिद्धांत। ठीक, शेरशाह सूरी समय से पहले ना मर गए होते तो उन्होंने भी एक अंपायर अपना खड़ा कर दिया। शेरशाह सूरी के दरबार में अब्बास खां सरवानी रहते थे। अब्बास खां सरवानी की किताब है तोहफा अकबर शाही, वो शेरशाह के प्रशासन का उल्लेख करती, बाद में अकबर के दरबार में आए तो तोहफा अकबर शाही में अवरोध और संतुलन के सिद्धांत का पूरा वर्णन है, शेरशाह के प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन है। तो अकबर ने इसी किताब से अवरोध और संतुलन के सिद्धांत को जाना और इसी से प्रेरणा ली और अपने साम्राज्य में लागू किया। अवरोध और संतुलन के सिद्धांत को लागू करके अकबर ने अपने वहाँ जो है जो विरोध वाली स्थिति सब खत्म कर दी थी। तो इस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था में काफ़ी सुधार हुए इक्तादारी व्यवस्था के माध्यम से। अब हम बात करते हैं सल्तनत कालीन कर प्रणाली। तो इस पर चर्चा करने से पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सल्तनत कालीन कर प्रणाली को देखते हैं। तो इसमें इस समय कर दो टाइप के थे, एक धार्मिक कर होता था, एक गैर धार्मिक या धर्मनिरपेक्ष कर होता था। तो धार्मिक कर कौन होते थे? असल में ये मुसलमानों पर लगाए जाते थे। ज़कात था और सदका था। अच्छा, ये निसाब क्या है? ये गरीबी रेखा है। निसाब एक गरीबी रेखा है, यानी गरीबी रेखा का सीमा निर्धारण निसाब के माध्यम से किया जाता था। इसके ऊपर जीवन जीने वाले ज़कात और सदका देते थे। ठीक, तो असल में होता ये है, इस्लाम धर्म में आज भी अपनी कुल अर्निंग का 2.5% या 40वां भाग ज़कात के रूप में मुसलमान देते हैं, जो गरीबी रेखा से ऊपर वाले। गरीबी की रेखा से नीचे वालों को ये मिलता है, मतलब ऊपर अमीर आदमियों के द्वारा गरीब आदमियों को दिया जाता है। सदका भी एक धार्मिक कर है, ये भी ज़कात जैसा ही है। वो लोग और थोड़ा सा अपने को लिबरल बना के दान वान कर देते हैं। अच्छा,
अब बात आती है जजिया की। कुछ लोग कहते हैं जजिया एक धार्मिक कर था। धार्मिक कर नहीं था जजिया, कभी भी धार्मिक कर नहीं रहा गया, वो किसी धर्म विशेष से नहीं लिया गया। लेकिन सेवा, सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को देखने के लिए सुल्तान ने हिंदुओं से जजिया कर वसूल किया। कहा भाई तुम हमारे संरक्षण में हो, हमारे प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में हो, हम तुम्हें सेवाएं दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में तुम्हारे ऊपर कुछ कर हम लगा दें। तो उसने जजिया लगाया। जो गरीब आदमी थे, ठीक, उन्हें 20 दिनार देना पड़ता था। जो थोड़ा सा अमीर थे, नहीं, जो बहुत गरीब थे उन्हें 10 दिनार देना पड़ता था। जो थोड़ा सा अमीर थे उन्हें 20 दिनार देना पड़ता। जो बहुत अमीर थे उन्हें 40 दिनार उन हिंदुओं को देना पड़ता था। इस तरीके से सुल्तान ने जजिया लगाया था। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिएगा, फिरोज तुगलक एक ऐसा शासक है जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया। इसके पहले कोई सुल्तान ब्राह्मणों पर जजिया लगाने की चेष्टा नहीं करता था, लेकिन फिरोज तुगलक ने ऐसा कर दिखाया, उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा ही दिया। ठीक, असल में ब्राह्मण बच जाते थे क्योंकि वही तो देश में मुसलमानों को लाए थे ना। ठीक, यानी मुस्लिम सत्ता के आने का सबसे बड़ा कारण यही लोग थे ना। तो ऐसी स्थिति में उनको जो है कर से माफ़ी मिली हुई। और अब जब फिरोज तुगलक हुआ, उसने जो है इसका विरोध किया और उसने जजिया ब्राह्मणों पर भी लगा दिया। अच्छा, अब जक़ात की बात, ये यार जक़ात कहाँ लिख दी है? जक़ात तो उधर लिखा है, खुम्स। खुम्स क्या है? ये लूट का धन है। ये दो भागों में बटा है, लूट का धन और गड़ा हुआ धन। असल में होता ये था, पहले जब सेना अटैक करती थी तो वहाँ से जो लूटती थी उसका 80% सेना में बांट दिया जाता था, 20% सुल्तान रख लेता था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, इसको उलट दिया। उसने 20% सेना में बांटा और 80% खुद रख लिया। इसीलिए नवीन मुसलमान उल्गू खां विद्रोह कर गया और उसे आखिरी मारना पड़ा। यदि मारता ना, नसरत जलेसरी मारता ना, तो ये सुल्तान के लिए टेढ़ी खीर बन जाता नवीन मुसलमान। अच्छा, तो ये हो गया लूट का धन। अब गड़ा हुआ धन। गड़े हुए धन में क्या आता है? ठीक, जिससे मान लीजिए आपके ज़मीन में, खेत में, घर में कहीं गड़ा हुआ धन मिल गया और सरकार को पता चलता था तो 20% उसमें से ले लेती थी। और सिकंदर लोदी ने एक पैसा ना लिया, गड़े हुए धन में एक पैसा ना लिया। लेकिन बाकी सरकारें, सब जितने भी शासक हुए, सब 20% ले लेते थे और 80% उस किसान को दे देते थे, उस व्यक्ति को दे देते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसको उलट दिया। 80% स्वयं रखा और 20% का किसान लेगा। जिसका घर है, जिस क्षेत्र से खोदा गया, उसकी ज़मीन है, उसको दे दिया जाएगा और 80% सुल्तान रख लेगा। हालांकि उसने ये मजबूरी बस किया क्योंकि उस समय समस्याएं बहुत थी, तो उन समस्याओं से निपटने के लिए विद्रोह बहुत होते थे। उन विद्रोहों को समाप्त करने के लिए ये बहुत ज़रूरी था। ठीक, तो ये खुम्स हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं खिराज की। खिराज ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमिकर है। ठीक, ये 1/10 से 1/5 भाग होता था। ठीक, यानी जो नहीं, गैर मुसलमान ना कहेंगे, हाँ गैर मुसलमान ही कहेंगे, उस जो है भारतीय मुसलमानों से लिया, सॉरी, खिराज जो है गैर मुसलमानों से लिया जाता था, उसर जो है ये भारतीय मुसलमानों से लिया जाता था। ठीक, तो इस तरीके से ये सब कर हैं और ये कर प्रणाली इतनी अच्छी थी जिसका कोई जवाब नहीं। सुल्तान को धन की पर्याप्त मात्रा में प्राप्ति होती थी और इसी धन के कारण सुल्तान ताकतवर थे। और यही नहीं, सुल्तानों ने झंडे भी गाड़े। भाई भारत में बहुत दिनों तक सत्ता संभाले रखी, तो ये इनकी कर प्रणाली और इनका जो सोचने का नज़रिया था वो अच्छा था, इसलिए इतने दिन तक टिके रहे। अब हम बात करते हैं भूमि कर वसूलने की विधि। भूमि कर वसूलने की विधि की चर्चा आपसे हम करते हैं। भूमि कर वसूलने की विधियों की चर्चा
हम आपसे करते हैं। तो नक्श या कनकूत विधि, असल में कनकूत का मतलब होता है कूतना। ठीक, जैसे खेत देखे हो, कूद दिए कि इतना कुंटल होगा, तो ये कूतना हुआ। गांव में अब भी जो है किसान जैसे गन्ना वन्ना खरीदते हैं, ठीक, तो कांटे बना ले जाते हैं तौलाने और ना कांटे रखते हैं। बुजुर्ग आदमी जो गांव के 2-4 बुजुर्ग होते हैं उनको बुला लेते हैं और वही कह देते हैं ये 15 कुंटल है गन्ना, तो 15 ही निकलता है, तुम तौला के देख लो, एक आध 10-15 किलो का भले अंतर हो, बाकी बिल्कुल एग्जैक्ट रहता है, उनका अनुमान बड़ा तगड़ा रहता है। तो नक्श या कनकूत विधि यानी कूतने की विधि है। ठीक, ये 3 टाइप की होती थी। असल में होता ये था कि जब सुल्तान देखता था कि अब इस समय भीड़ भाड़ ज़्यादा ना है, मतलब फसलें धीरे धीरे कट रही हैं, तो खेत बटाई प्रथा स्टार्ट करता था। फिर उसके बाद जो है देखता था थोड़ा भीड़ बढ़ गई है, रस होने लगा है, भीड़ मतलब भर की हो गई है, तो वो लंक बटाई करता था। और ज़्यादा भीड़ हो जाती थी तो वो रास बटाई का प्रयोजन बनाता था। इस तरीके से ठीक बांट लिया जाता था नक्श या कनकूत विधि में। मसाहत प्रणाली है क्या? ठीक, इस प्रणाली में जो है खेत की पैमाइश की जाती थी, पैमाइश के आधार पर भूमि कर वसूला जाता था। और मुक्तई क्या है? जिस क्षेत्र में नक्श या कनकूत और मसाहत दोनों प्रणालियों का प्रयोग करके कर वसूला जाता था, उसे मुक्तई क्षेत्र कहते थे। तो ये व्यवस्था हो गई कर वसूलने की विधियों की। अब हम सल्तनत कालीन आर्थिक स्थिति देखेंगे। तो आर्थिक स्थिति हम अगले वीडियो में देखेंगे। और चलने के पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आम आदमियों तक हमारा वीडियो पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।